9 करोड़ रुपए क्रिप्टो करेंसी उनके वॉलेट से ट्रांसफ़र कराई गई। हाँ, जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वो तोड़े गए, डीवीआर जो उनकी होती है वो उठाई गई कि साथ में कोई सबूत ना रहे। जो इल्लीगल कॉल सेंटर्स वालों को पकड़ते हैं या क्रिप्टो वालों को पकड़ते हैं, इनको ये डराया धमकाया जाता है कि ये आप टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट आदिल जवाद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी नादिर खान। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों आपको डिजिटल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक बहुत ही दिलचस्प खबर देखने को मिली होगी, जिसमें पाकिस्तान से एक कराची के रिहायशी हैं नाज़माबाद के या नॉर्थ नाज़माबाद के, वहाँ से उनको एक कुछ पुलिस एहलकारों ने अगवा किया, शॉर्ट टर्म जिसको किडनैपिंग कहते हैं, और उनके क्रिप्टो वॉलेट से तकरीबन 9 करोड़ रुपए के जो है क्रिप्टो करेंसी उनके वॉलेट से ट्रांसफ़र कराई गई। और ये वाक़या जब अखबारात में रिपोर्ट हुआ और उसके बाद जो है इस पे एक हाई लेवल इंक्वायरी बनी और कराची के एक बहुत ही चैम्पियन पुलिस अफसर राजा उमर ख़िताब और उनकी टीम का नाम सामने आया और बाद में उन्हें उनके ओहदे से भी हटा दिया गया, उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी भी शुरू की गई है। लेकिन हम आपको ये खबर तो पहुंच ही गई है ना साहब, लेकिन ये क्या वाक़या है क्रिप्टो? एक तो ये कि पाकिस्तान में इलीगल है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे ममालिक में लीगल है। एक तो बहुत सारे रास्ते शायद इस वजह से भी खुलते हैं। फिर दूसरा एक कॉल सेंटर्स का भी मामला है, जो सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं, ये सीटीडी और एफआईए साइबर क्राइम जो है, ये इन दोनों इदारों का जो है ये एक कुछ नेक्सस नज़र आता है। या तो वो चाहते हैं कि ये कारोबार इसी तरह चलता रहे, ये क्या है ये मामला कि अक्सर आए दिन इस तरह की इत्तलात आती रहती हैं। जी, बहुत शुक्रिया। और असल में सवाल भी हमारा जो है इन्हीं हसास इदारों से भी है, एफआईए से भी है और ख़ुद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी है, क्योंकि क्रिप्टो जो है वो वर्ल्ड वाइड एक बड़ा जो है वर्चुअल करेंसी का जो है बिजनेस चल रहा है और उसकी ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में अभी तक उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या वजारत ख़जाना ने उसको लीगल करार नहीं दिया। हालांकि लाखों लोग पाकिस्तान में जो हैं जो इस वर्चुअल करेंसी से अटैच हैं और हज़ारों ऐसी या सैकड़ों ऐसी ऐप्स हैं जिनके ज़रिए ये काम हो रहा है। अब मामला ये है कि ये इल्लीगल क्यों है और इल्लीगल का नुकसानात क्या हैं। इल्लीगल के नुकसान एक तो सबसे बड़ा आपको इस खबर की सूरत में मिल ही गया है कि इतनी आसानी से डकैती हो गई, लेकिन अगर इसके पस मंज़र में जाया जाए तो कुछ ना कुछ बड़े लोग हैं जिसकी वजह से ये नाम सामने भी आया और एफआईआर भी हुई। अगर वो बड़े इसमें लोग तो नहीं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी लिए जा रहे हैं कि कस्टम शायद अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई पुलिस अफसरान हैं और जिनके दबाव के ऊपर ये एफआईआर हुई है। असल मसला ये है वरना ये वाक़यात हमें सुनने को मिलते रहते हैं, लेकिन वो सामने नहीं आते। रिपोर्ट इसी नहीं तरह होते। का एक और वाक़या आपने मुझे ज़िक्र किया कि एक अभी कुछ दिनों पहले जी जी एक बिल्कुल। अभी हम अगर फ़र्ज़ करेंगे, देखिए 27 दिसंबर को ये एक एफआईआर हुई है जिसमें क्रिप्टो का मामला है, तो 8 और 9 जनवरी 2005 की शब गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4 में एक इल्लीगल कॉल सेंटर पे इसी तरह का एक रेड हुआ और उसमें 2 लोगों को जो है वो हिरासत में लिए गया। रात 1 बजे के करीब जो है वो अज़हर और जावेद नाम के और डिजीटेक के नाम से जो है वो कॉल सेंटर चला रहे थे और ये ब्लॉक 4 गुलिस्तान जौहर में। जब वहाँ पे रेड हुआ तो रेड में मौजूद वहाँ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वो तोड़े गए, वहाँ जो कंप्यूटर रखे हुए थे वो तोड़े गए, फिर इवन कि वो डीवीआर जो उनकी होती है वो उठाई गई कि साथ में कोई सबूत ना रहे। और उसी जगह से जो है तकरीबन कोई 40 के करीब जो है आईफोन मोबाइल उनको मिले, वो साथ लेके गए और इन 2 लोगों को हिरासत में ले गए। एक वीगो ब्लैक कलर की थी और एक कोई मोबाइल थी जिसके ऊपर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। तो यानी ये एग्जैक्टली वही सेम वाक़या है। सेम वाक़या और है। ये कॉल सेंटर्स के बारे में थोड़ा बताएं कि ये कॉल सेंटर, एक तो क्रिप्टो है जो कि दुनिया भर में लीगल है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक उसको रेगुलराइज नहीं किया गया है, इस बिल्कुल वजह से उसकी टेक्निकली वो इलीगल कंसिडर की जाती है। बिल्कुल। लेकिन ये कॉल सेंटर्स क्या हैं और ये किस तरह काम करते हैं और इनका इनका क्या तरीक़ाकार है? जी, कॉल सेंटर्स को अमूमी तौर पे पाकिस्तान की ज़बान में जो साज़ इदारे हों या एफआईए हो उसको डब्बा का नाम कानून दिया। नाफिज कानून नाफिज करने वाले इदारे वाले उसको इदारे डब्बा इसको डब्बे का नाम देते हैं। डब्बे का नाम देते हैं और डब्बा और ये मतलब कॉल सेंटर नाज़रीन, ये वो कॉल सेंटर्स नहीं है जो कि लीगल कॉल सेंटर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये वो कॉल सेंटर्स हैं जिनमें चोरी शुदा क्रेडिट कार्ड्स के बिल्कुल। जरिए। इसमें होता ये है कि क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मामला ये है कि आप एफआईआर नहीं कर सकते। अगर आप एफआईआर करेंगे पहले तो ये आप बताएंगे है क्या कॉल सेंटर, क्या हाँ, है कॉल और सेंटर की डब्बा इसलिए भी है कि क्योंकि एक अकाउंट से पैसा चोरी होता है और दूसरे अकाउंट में ये इंटरनेशनल हैकर्स का एक नाम है, बॉक्स टू बॉक्स जो है वो ट्रांसफ़र होती है रकम। वो हैकिंग की सूरत में भी हो सकती है, वो स्नैचिंग की सूरत में भी हो सकती है
वो थेफ्ट की सूरत में भी हो सकती है, वो उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। लेकिन मसला ये है कि आप एक अकाउंट से, वो एक बॉक्स है और उसको दूसरे अकाउंट में जब डालेंगे तो दूसरा बॉक्स है। तो पाकिस्तान में उसका उर्दू वर्जन जो है वो डब्बा जो बन गया है उसको। तो अब वो मामला, बॉक्स किस चीज़ का मतलब, वो मतलब बॉक्स? बॉक्स को करार दिया है उन्होंने कि बॉक्स एक अकाउंट है। इंटरनेशनल अच्छा, हैकर्स ने एक अकाउंट एक को अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो जा रहा है वो बॉक्स टू बॉक्स बॉक्स टू ट्रांसफर, बॉक्स वो ट्रांसफर, अकाउंट को बॉक्स का नाम देते हाँ हैं। अकाउंट को बॉक्स का नाम लेकिन देते हैं। यहाँ पे जो ये कारोबार है ये किस तरह करते हैं, मतलब ये जो कॉल सेंटर जो जो गैर कानूनी काम या जो भी चोरी शुदा काम या हैक शुदा, ये क्या इनका तरीकाकार क्या है, ये क्या बेसिक काम है? देखिए मामला ये है कि जो कॉल सेंटर्स जो ओरिजिनल हैं, और जो अगर आप यूरोप जाएं या अमेरिका जाएं, तो अमेरिका और यूरोप में जो आपको जितने भी ये आईटी से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स मिलेंगे या एक्सपर्ट्स मिलेंगे, उनकी एक कॉस्ट ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश हो या इंडिया हो या ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट ज़्यादा है, हाँ जाहिर है, दुनिया भर उसमें, में। और यहाँ पर आपको यानी एशियाई ममालिक में आपको ऐसे जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो आपको 1 लाख रुपए और से ज़्यादा का उनको नहीं पड़ते। मतलब बहुत कम उस और इसी वजह से एक्सपेंस। पाकिस्तान में जो लीगल कॉल सेंटर्स जो रजिस्टर्ड होते हैं, हम्म। जब वो लीगल कॉल सेंटर जो रजिस्टर्ड होते हैं तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो यूरोपियन कंपनीज भी करती हैं, जैसे वॉल स्ट्रीट वगैरह टाइप की हो गई, या दूसरी जो भी बड़ी कंपनीज हो गई, वो राब्ता करती हैं एशियाई ममालिक में। इंडिया में उनको अच्छे आईटी एक्सपर्ट मिल जाते हैं और वो इसीलिए लीगल कॉल सेंटर से उनका एक एमओयू साइन होता है। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर जब लीगल जो कॉल सेंटर है उसमें जो लोग पोस्टिंग होती है जिनकी, या जो काम करना शुरू करते हैं, तो जब वो डिटेल देते हैं यूरोपियन या अमेरिकन किसी भी क्रेडिट कार्ड की, तो वो अपने साथ एक साइट पे एक पूरे कंप्यूटर के ऊपर उसको कॉपी कर लेते हैं। यानी कि वो जो पूरी डिटेल होती है वो अकाउंट्स जो की, किसी भी किसी भी कस्टमर, किसी कस्टमर भी की, क्लाइंट की, हाँ ज़्यादातर वो अमेरिकन या यूरोपियन बिल्कुल या मिडिल ईस्टर्न। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर जो काम शुरू होता है, फिर वो इलीगल काम शुरू होता है कि जब उनके पास एक पूरे शीट्स आती है, जब शीट आती है तो ये शीट मार्केट में बिकती है। सही। ये पूरे अकाउंट की शीट मार्केट में बिकती है, मतलब और उसकी डिटेल अकाउंट, डिटेल क्रेडिट अकाउंट, कार्ड हाँ डिटेल्स वो होती उसकी मालियत के हिसाब से बिकती है। वो 1 सेंट से लेकर $100 तक की उसकी है। अच्छा, शीट का और जो फिर है। उस शीट के जरिए से क्या किया जाता है? फिर उस शीट के जरिए से जो है इलीगल कॉल सेंटर में जो यानी डेटा आपको, जैसे लेट सपोज कि मेरे क्रेडिट कार्ड का डाटा मैंने एक यूरोपियन सिटीजन हुआ, मैंने इस्तेमाल किया किसी लीगल कॉल सेंटर में, बिल्कुल उसने मेरा डाटा लिया और उसने मेरा वो काम कर दिया जो भी मैंने चीज़ खरीदना चाह रहा था या सर्विसेज ले रहा था। उसके बाद उसने वो मेरी डाटा जो है वो कॉपी कर लिया और वो किसी इलीगल कॉल सेंटर को कॉल फरोख्त कर दिया। सेंटर को फ़रोग कर दिया। अब वो क्या करेगा वो कॉल सेंटर वो मेरे कॉल को? सेंटर पे जब उससे मुख्तलिफ तरीके होते हैं। उसमें ये होता है कि आप बैंक में अमूमी तौर पर जो है ना करंट चार्जेस के ऊपर जो है ना 2 तरह की वारदातें होती हैं। एक तो ये होती है कि करंट खरीदारी होती है। करंट खरीदारी में एयर टिकटिंग की खरीदारी होती है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन की खरीदारी होती है। उसमें ऐसा होता है कि क्योंकि मामला ये होता है कि क्रेडिट कार्ड से जो रकम डेबिट हो रही होती है उसमें बैंक 13 दिन का टाइम लेता है। लेकिन जब आप करंट खरीदारी पे करते हैं तो वो वेरिफिकेशन का अमल जो है ना बहुत शॉर्ट होता है। सही। लेकिन बैंक को अपनी साख बचाने के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में यानी 13 दिन का वक्त लगता 13 दिन का वक्त कि होता उसकी है, वेरिफिकेशन में और बिल्कुल, उसको मेच्योर होने में। उसके मेच्योर होने में। लेकिन क्योंकि मसला ये होता है कि क्रेडिबिलिटी का मामला होता है, तो बैंक जो है वो रिलीज़ कर देती है वो जितनी जो भी भी रकम, प्रोडक्ट है जो भी प्रोडक्ट है उसके मुतालिक उसमें जो आपने जो खरीदी, चाहे सेल फोन खरीदा बिल्कुल। या आपने एयर टिकट खरीदा, तो वो जब रकम जारी हो जाती है, जब उसकी बाद में तस्दीक होती है, तो वो अगर वो इलीगल होती है वो कि तो वो मतलब फेक कॉल कंप्लेन आती है यानी उधर क्लाइंट की तरफ से कि भाई बिल्कुल मेरा क्रेडिट कार्ड गलत यूज़ हो गया। गलत क्रेडिट कार्ड जो है। लेकिन वहाँ पे मामला ये होता है कि क्योंकि कंप्लेनर जो है और बैंक जो है वो इसको इंश्योरेंस क्लेम कर देते हैं, और 5-6 महीने में जो भी मुतासरा फर्द होता है उसको रकम वो वापस मिल जाती है। तो फिर वो इस तरह वो कवर कर जाते हैं। अच्छा, अगर इसका वर्जन अगर आप पाकिस्तान में देखें, क्योंकि जितनी भी इलीगल कॉल सेंटर्स हैं वो सब की सब जो वारदातें करते हैं वो यूरोपियन और अमेरिकन के खिलाफ करते हैं। तो पाकिस्तान में जब भी इनके खिलाफ कोई भी हसास इदारा हो या एफआईए हो या सीटीडी हो या कोई भी पुलिस हो, तो वो उनको जब पकड़ती है तो उनको कोई कंप्लेनेंट नहीं होता उसमें। सही। जब वो कंप्लेनेंट कोई नहीं होगा तो आप अदालत में क्या साबित करें। मतलब नुकसान किसका हुआ है, जाहिर है। और जो इलीगल कॉल सेंटर्स वालों को पकड़ते हैं या क्रिप्टो वालों को पकड़ते हैं, क्योंकि उनकी इलीगल होता है काम, तो उनको ये डराया धमकाया जाता है कि ये आप टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या हवाले के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या किसी भी हाँ, मतलब उसको उन्हें गैर कानूनी काम में फंसा देते हैं। तो अगला बंदा जो है वो वो खौफजदा हो हो जाता है। उससे जो है ना वो जो रकम भी ले, भत्ता है वो आप मांग लेते हैं, और वो करोड़ों में होता है अमूमन वो तौर करोड़ों पे। में होता है। जैसे और ये क्रिप्टो वाले वाक़े में 9 करोड़ रुपए से जायद जी, अब ये रकम। क्रिप्टो वाले मामले में देखें ना, अब क्रिप्टो का एक इशू है कि क्रिप्टो का जिस शख्स का भी अकाउंट होगा उसकी जो कीज़ होती हैं
बहुत जाहिर सी बात है कि उस शख्स के पास ही होती है कि उसको उसको उसका जब जो डरा पासवर्ड्स हैं, जो उसके वॉलेट के पासवर्ड्स हैं। अब डरा धमका के आप ले लेते हैं उससे। और ये इसी वजह से ये वाली जो लास्ट जो वारदात हुई पीराबाद थाने में, जिसका मुकदमा हुआ, फिर बाद में एंटी वायलेंट क्राइम सेल में उसकी इंक्वायरी इसलिए ट्रांसफर हुई कि उसको अगवा का मुकदमा बनाया गया, 365A की जो है वो सेक्शन लगाई गई। अब इसमें अरसलान नामी जो शख्स जो अगवा किया गया, क्योंकि उसके ताने बाने ब्यूरोक्रेसी और पुलिस और इधर उधर तो यानी क्रिप्टो को हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपनी ब्लैक मनी को छुपाने के लिए भी यूज कर रही है। तो बिल्कुल ये पॉलिटिशियंस भी कर रहे होंगे, यानी ये जो जो करप्शन के पैसा या किकबैक्स की मनी जो है बिल्कुल वो इसमें इस्तेमाल की जा रही है। ये भी तो यानी इसको अगर आप रेगुलराइज नहीं कर रहे तो यानी आपने एक रास्ता खोला हुआ है। रास्ता खुला हुआ है। और ताकि मेरी मालूमात के मुताबिक जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है, इस वक्त क्रिप्टो जो है, क्योंकि इलीगल ट्रेडिंग है उसकी, तो वो पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का एक हब बना हुआ है बड़ा, और हवाले का कारोबार का सबसे बड़ा हब बना हुआ है। कि मतलब आपकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी बात जो हवाले हैं वो चाइना से, जो अब आप कोई चीज़ मंगवाते हैं तो वो क्रिप्टो के जरिए आप ट्रांसफ़र करते हैं। क्रिप्टो के जरिए जब ट्रांसफ़र करेंगे तो पैसा आप हवाला ही करेंगे, सही बात है। वो यहाँ पर तो ये तो जाहिर है, ये तो पॉलिसी मेकर, लेकिन ये जो कॉल सेंटर्स हैं तो ये तो एक न्यू फिनोमेना लग रहा है कि ये मेरी एक दो FIA साइबर क्राइम के जो सीनियर अफसरान हैं उनसे बात हुई कि 2-3 साल पहले तक तो ये कॉल सेंटर्स, और ये सिर्फ कराची और हैदराबाद वगैरह में ही। नहीं, इस वक्त मामला ऐसा है कि कराची और हैदराबाद में तो, हैदराबाद का तो मेरी इत्तला के मुताबिक इतनी नहीं है, कराची में ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त जो बिज़नेस है वो पंजाब में, लाहौर में और इस्लामाबाद तक फैल चुका है ये अच्छा। कारोबार। और कराची में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कराची में ही ट्रेंड इसका शुरू हुआ था, और कुछ गुज़िश्ता 2-3 साल में ही 2-3 साल में ही इनकी मशरूम ग्रोथ हुई है, यानी एकदम ही एक सामने आ गए। और इससे बिल्कुल। पहले लेकिन अब मसला ये है कि पहले तो ये ऑर्गेनाइज थोड़ा बहुत था कि किसी न किसी दफ्तर को इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब जो है ना, ये बहुत निचली सतह तक जा चुका है। और इवन कि अब ये इसकी तकसीम भी हो चुकी है। अगर आप ओवरऑल देखें ना, तो इसमें छोटे छोटे जो है ना, लोगों ने घरों में अपने जो है वो काम शुरू कर दिया है। और घरों में जब काम शुरू कर दिया तो वो एक जो है ऐसी चीज़ है कि आप किसी को भी ट्रेस करना जो है ना बहुत मुश्किल है। लेकिन दूसरा मसला ये है कि जितनी भी हवाले के काम कर रहे हों या इलीगल जो भी ट्रेडिंग कर रहे हों, और ख़ास तौर पे कॉल सेंटर के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उस पर मेरी ये यानी बिल्कुल इलीगल कॉल हाँ, सेंटर। इलीगल कॉल सेंटर्स के हवाले से जितनी भी है, और रोज़ाना की बुनियाद पे कहीं ना कहीं शहर में किसी न किसी इलाके में, या CTD हो या FIA हो या दीगर कोई पुलिस की अमला हो जिसको इसके हवाले से थोड़ी बहुत मालूमात है, वो रोज़ाना कहीं ना कहीं रेड हो रही है, और रोज़ाना कहीं ना कहीं जो है वो लाखों रुपए या करोड़ रुपए वसूल किए जा रहे उसमें धंधा हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये एक अंदाजे के मुताबिक कितने कॉल्स कराची में, अगर हम बात करें, कितने कॉल्स है ऐसे डब्बा जिसे कहते हैं, हाँ, डब्बे लगे होंगे? लातादाद है। आप इसकी अनकाउंटेबल है। शारा फैसल आप ले लें, गुलशन इकबाल आप ले लें, यूनिवर्सिटी रोड ले लें, गुलशन। अभी हाल ही में एक FIA के कुछ FIA साइबर क्राइम के कुछ अफसरान के खिलाफ एक हसास इदारे की तरफ से कोई शिकायत भी की गई थी, जिसके पर कोई इंक्वायरी शुरू हुई थी। हाँ, वो इंक्वायरी तो है। और अभी लेकिन मामला ये है कि उसमें भी सुनने में आ रहा है कि क्योंकि जो कंप्लेनेंट था वो कंप्लेनेंट सामने नहीं आया, तो उसके ऊपर कार्रवाई अभी शुरू नहीं हो सकी है। लेकिन लेकिन ये एक हसास इदारे की तरफ से आने बिल्कुल वाली है, हसास जिस पर इदारे की बाकायदा इंक्वायरी बिल्कुल रजिस्टर्ड हुई, और उसमें उनको कॉल भी किया गया था अफसरान को, अफसरान को कॉल भी किया था। और ADG साउथ जो जो है है। मुजाहिद अकबर, उनको तो उनसे इंक्वायरी, आपकी बात हुई कि इस इंक्वायरी पे क्या तो वो उन्होंने असल में जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो कंप्लेनेंट है उसका वो कंप्लेनेंट सामने नहीं आया है, तो हम उसके ऊपर, हमें पता ही नहीं है अभी मुद्दा क्या है उसमें। लेकिन हमारी इत्तला ये है कि एक सॉफ्टवेयर हाउस में एक रेड हुआ था, उस रेड की बुनियाद पे जो है ये इंक्वायरी शुरू की गई। तो इस हवाले से हम अपने नाज़रीन को मज़ीद अगले किसी प्रोग्राम में बिल्कुल हम मज़ीद तफसीलात देंगे कि किस तरह FIA साइबर क्राइम या पुलिस CTD या ये जो एक गैर कानूनी काम है, कारोबार है, इसकी सरपरस्ती करते हैं, और किस तरह कानून के लूप होल्स से फ़ायदा उठाते हैं। और ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह इमिग्रेशन हुकाम ये कहते हैं कि जी हम तो इंसानी स्मगलर के जो शिकार लोग हैं, जो इतनी हज़ारों की तादाद में हर साल पाकिस्तान से जाते हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास वैलिड वीज़ा होता है। ये इसी तरह ये कानून नाफिज करने वाले इदारे कॉल सेंटर्स के बारे में ये कहते हैं कि जी चूँकि कोई कंप्लेनेंट नहीं है, चूँकि कोई पाकिस्तानी शहरी के साथ हो नहीं रहा, तो हम इनके ख़िलाफ़ क्या करें। और दूसरी तरफ वो जो है इनकी ना सिर्फ सरपरस्ती कर रहे होते हैं, बल्कि फिर जो कॉल सेंटर उनकी मर्ज़ी के बगैर चल रहे होते हैं उन पे छापे मार के डकैतियाँ मारी जाती हैं, शॉर्ट टर्म डकैती की जाती हैं। नाज़रीन, हमें आज के लिए इजाज़त दीजिए, हम आपके लिए दोबारा हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया।